Hello everyone, I am Anu Kumar Nayak, lecturer in Mechanical Engineering from Government Polytechnic Kharagad. I welcome you all in this 22nd lecture of Applied Mechanics lecture series on Varignon's theorem. आज के इस वीडियो में हम वेरिग्नन्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। वेरिग्नन्स थ्योरम का स्टेटमेंट, कॉन्सेप्ट, उसका प्रूफ और इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करेंगे। इस न्यूमेरिकल में इस फोर्स की वजह से जो मोमेंट आ रहा है पॉइंट ए पर, उसका हम कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए हम इसको वेरिग्नन्स थ्योरम को पहले देख लेते हैं। तो वेरिग्नन्स थ्योरम कहता क्या है? इफ मेनी कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, then the algebraic sum of the moments of all the forces about any point in the plane of the forces is equal to the moment of their resultant about the same point. कुल मिला के वेरिग्नन्स थ्योरम ये कहता है कि यदि मान लीजिए किसी बॉडी पर n नंबर ऑफ फोर्सेस लगे हैं तो उन और वो कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट हैं, तो ये सारे फोर्सेस का जो किसी भी बिंदु के अबाउट, इसी प्लेन पर उपस्थित किसी एक बिंदु के अबाउट जो मोमेंट होगा उनका एल्जेब्रिक सम निकाल लीजिए। तो एक तरफ तो ये हो गया कि सारे फोर्सेस का किसी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकाल करके उनका एल्जेब्रिक सम कर दीजिए। दूसरा यह है कि सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लीजिए और उस रिजल्टेंट का उस बिंदु के अबाउट मोमेंट कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ये कहना है वेरिग्नन्स थ्योरम का। या तो नंबर ऑफ फोर्सेस का अलग अलग किसी बिंदु के अबाउट मोमेंट निकाल लीजिए और उनका समेशन कर दीजिए, या फिर सारे फोर्सेस का एक रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लीजिए और उस रिजल्टेंट का उसी बिंदु के अबाउट मोमेंट कैलकुलेट कर लीजिए। ये दोनों बराबर होंगे। तो या तो सारे फोर्सेस का निकालिए या फिर उसके रिजल्टेंट का निकालिए। ये कहना है वेरिग्नन्स थ्योरम का। ठीक है, तो ये तो आप पहले से जानते हैं। मेरे हिसाब से तो ये वेरिग्नन्स थ्योरम रिडंडेंट हो गया विथ ड्यू रेस्पेक्ट टू वेरिग्नन्स जी। बट क्या आप इसको रिजल्टेंट फोर्स से नहीं जानते हैं? रिजल्टेंट फोर्स का तो मतलब ही यही होता है कि जो सारे फोर्सेस, सिस्टम ऑफ फोर्सेस का यदि एक रिजल्टेंट निकालते हैं तो जो इफेक्ट उस सिस्टम ऑफ फोर्सेस का होता है, एक्सटर्नल इफेक्ट, वही एक्सटर्नल इफेक्ट उस रिजल्टेंट फोर्स का भी होता है। तो यदि मैं सारे फोर्सेस का किसी एक बिंदु के बाद मोमेंट निकालता हूँ तो क्या उस रिजल्टेंट फोर्स का भी उसी बिंदु के बाद मोमेंट बराबर नहीं होगा? होना चाहिए। तो रिजल्टेंट फोर्स के डेफिनेशन में होता है, रिजल्टेंट फोर्स तो बस उस सिस्टम ऑफ फोर्सेस को रिप्लेस करता है, उसका एक्सटर्नल इफेक्ट को चेंज नहीं करता है। तो इसमें भी कहाँ चेंज होगा? सेम चीज़ है। तो मेरे हिसाब से इस वेरिग्नन्स थ्योरम को आप जानिए या न जानिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आप रिजल्टेंट से भी जानते हैं, है ना। तो आप चाहे तो सारे फोर्सेस का मोमेंट निकाल लीजिए किसी पॉइंट के बाद और एल्जेब्रिक सम कर दीजिए, या फिर रिजल्टेंट निकाल दीजिए, उसका उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकाल लीजिए, दोनों सेम होगा। ये कहना है वेरिग्नन्स थ्योरम का। पर फिर भी देख लेते हैं इसको हम किस तरह से आगे प्रूफ करते हैं। तो ये एक्स और वाई प्लेन है, ओ बिंदु है, ओ बिंदु पर एक फोर्स पी लगा हुआ है और दूसरा फोर्स क्यू लगा है। ये दोनों फोर्सेस कोप्लेनर है और कॉन्करेंट है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इनका एक रिजल्टेंट फोर्स है आर। ठीक है, अब इस पी का इस वाई एक्सिस पर किसी एक बिंदु ए ले लेता हूँ मैं, मान लीजिए, और इससे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर मैं बी डाल देता हूँ। तो ये जो ये है, ये क्या है? इस फोर्स पर परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमको मोमेंट में क्या चाहिए? मोमेंट इक्वल टू होता है फोर्स P इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब उस बिंदु से उस फोर्स पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है इस पे, फोर्स पे, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या देता है? मोमेंट देता है। इसलिए मैं इसमें परपेंडिकुलर लाइन खींचा हूँ। मैं इसमें मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो d1 है और यहाँ पर एंगल θ1 बन रहा है। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से हम इसी बिंदु से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं Q पर, जो C पर मीट करता है। तो ये मान लेते हैं इसको d1 d2 हो गया और ये जो एंगल है वो θ2 होगा। ठीक है, इसी तरह से हम इसका रिजल्टेंट फोर्स है, ये दोनों का P और Q का रिजल्टेंट फोर्स है। रिजल्टेंट फोर्स भी हम क्या कर देते हैं? एक परपेंडिकुलर लाइन डाल देते हैं, वो पॉइंट D होता है और इसका जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो D है और ये एंगल थीटा है। अब सिमिलर ट्रायंगल से आप जानते हैं कि यदि ये θ1 है ये वाला, तो ये भी क्या होगा? θ1 होगा और ये थीटा होगा और ये θ2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम हो गया। इसको हम प्रूफ कैसे करते हैं अगले स्लाइड में देखते हैं। तो इसी को मैं रीड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक एक करके इनका इस ए के अबाउट मोमेंट निकालना है मुझे। तो फोर्स पी का मुझे मोमेंट निकालना है ए के अबाउट, देन फोर्स क्यू का मोमेंट निकालना है ए के अबाउट, इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, एक तरफ ये हो गया, दूसरा तरफ है रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट निकालना है ए के अबाउट। ये दोनों सेम होना चाहिए, अगर सेम होता है तो आपका प्रूफ हो गया है।
चलिए हम देखते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स P, ठीक है, इस फोर्स P का A के अबाउट मोमेंट क्या होगा। तो फोर्स तो है ही, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करते हैं, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, D1 है, तो P इंटू D1 हो गया इसका मोमेंट। तो फोर्स P के कारण से बिंदु A पर कितना मोमेंट है, P इंटू D1 है। अब इस ट्राइंगल को ध्यान दीजिए, O, ये ट्राइंगल O B और A, O B A, तो B पर ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस कर्ण हो जाएगा, AO जो है कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, D1 इक्वल टू, क्या मैं D1 इक्वल टू AO cos थीटा 1 कर सकता हूँ, D1 इक्वल टू AO cos थीटा 1, क्योंकि इस ट्राइंगल को ध्यान दीजिए, O से B से A, O से B से A, यहाँ पर D1 क्या है, बेस है, और AO क्या है, हाइपोटेनस है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, D1 इक्वल टू AO cos थीटा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, P इंटू कॉस थीटा 1 क्या होता है, P इंटू कॉस थीटा 1, देखिए कंपोनेंट में रिजॉल्व करने आपको आना चाहिए, तो इसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं। तो यदि मैं P का दो कंपोनेंट निकालूं, तो एक कंपोनेंट होगा x डायरेक्शन में, एक एक्सिस में, और दूसरा होगा y एक्सिस में। तो x एक्सिस में जो कंपोनेंट होता है px, वो कितना होता है, p cos थीटा होगा, p cos थीटा 1 हो जाएगा। p का x में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, p cos थीटा 1। तो यहाँ से p cos थीटा 1 क्या है, फोर्स P का x कंपोनेंट है, तो इसको मैं px लिख देता हूँ कंप्लीट रूप से। तो AO क्या हो गया, px हो गया, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम फाइंड आउट करते हैं Q फोर्स का A पॉइंट पर मोमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो फोर्स Q इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस D2 हो जाएगा, ठीक है, फोर्स Q इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस D2 हो गया। नाउ अगेन जिसे पहले किए थे वैसे ही इस D इक्वल टू क्या हो जाएगा, AO cos थीटा 2 हो जाएगा, AO cos थीटा 2 हो जाएगा। अब Q cos थीटा 2 क्या हो जाएगा, Q का x कंपोनेंट है, देखिए Q का x कंपोनेंट Q cos थीटा 2 करूंगा तो मैं क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू मिलेगा आपको, Q cos थीटा 2, Q का x कंपोनेंट, तो इसको मैं QX लिख देता हूँ मैं, AO QX हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब दोनों को हम जोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि मुझे दोनों का समेसन चाहिए, तो दोनों का समेसन, दोनों मोमेंट्स को पॉइंट के बाद जोड़ देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, AO PX प्लस AO QX हो गया। AO बाहर निकाल देते हैं, PX प्लस QX हो गया, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि जैसे कि ये क्या है, रिजल्टेंट फोर्स सिस्टम ऑफ फोर्सेस को या दोनों फोर्सेस को रिप्लेस करता है, एक्सटर्नल इफेक्ट को अप्रभावित रखता है। तो इसका जो Px प्लस QX होगा वो Rx के बराबर होगा। वैसे ही Py और Qy भी क्या होता है, Ry के बराबर होगा। मतलब P और Q का जो कॉस कंपोनेंट है, मतलब x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, उन दोनों का समेसन करूंगा तो R के x कंपोनेंट के बराबर होगा। इसीलिए मैं Px प्लस QX को Rx लिख देता हूँ। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब निकालते हैं हम फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स R का बिंदु A के अबाउट मोमेंट निकालता हूं मैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फोर्स R इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस D, फोर्स R इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस D, ठीक है। अगेन आप इस ट्राइंगल को कंसिडर कीजिए, O से D से A, जहां पर ये आधार हो गया, बेस हो गया D, AO हाइपोटेनस से कर्ण हो गया। तो यहाँ से अगर D से D इक्वल टू AO cos थीटा करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, AO cos थीटा। अब अगेन R cos थीटा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स का x कंपोनेंट है, तो इसको मैं Rx लिख सकता हूँ, तो AO Rx हो गया। अब ध्यान दीजिए इसमें, ये AO Rx, इन दोनों का P और Q का जो मोमेंट मैं निकाल के समेसन किया A पर, वो कितना आ रहा है, AO Rx हो रहा है। और R का रिजल्टेंट फोर्स का अगर मैं बिंदु A पर मोमेंट निकाल रहा हूँ तो भी कितना आ रहा है, AO Rx आ रहा है। इसका मतलब ये है, यहाँ पे साबित हो जाता है कि यदि सारे फोर्सेस का जो किसी बिंदु के अबाउट मोमेंट निकाल कर एल्जेब्रिक सम करते हैं, वो उसके रिजल्टेंट फोर्स के उसी पॉइंट पर मोमेंट जो निकलता है उसके बराबर हो जाता है। तो ये कहना है वेरिग्नस थ्योरम का। इसका उल्टा भी सत्य है ना। जैसे किसी एक सिंगल फोर्स है, सिंगल फोर्स का यदि किसी बिंदु के अबाउट अगर मोमेंट आ रहा है, कुछ वैल्यू आ रहा है, तो उसके कंपोनेंट्स निकाल लीजिए, कंपोनेंट्स का भी उसी बिंदु के अबाउट अगर मोमेंट निकालेंगे और उनका एल्जेब्रिक सम कर देंगे तो रिजल्टेंट के बराबर होगा। वाइस वर्सा, दोनों सही है, उल्टा सीधा। तो ये है हमारा वेरिग्नस थ्योरम हो गया। आइए इसके बेसिस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। यह है न्यूमेरिकल नंबर 1.24, मतलब चैप्टर 1 का 24वां क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है, हमको बिंदु ए के अबाउट मोमेंट कैलकुलेट करना है। ये 2 मीटर है, 3 मीटर है, और इसमें 10 न्यूटन का फोर्स इस तरह से आपका लगा हुआ है। तो मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या दिक्कत है, इसमें मोमेंट कैलकुलेट करना है तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना है हमको, है ना।
तो फोर्स 10 न्यूटन हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक लाइन एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। तो ये लाइन चला गया। अब इसमें एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर खींचता हूँ जिसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ डी है। तो इस डी को इस 10 न्यूटन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको क्या निकल जाएगा, मोमेंट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आप इसको कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री लगाइए इसमें से, और ये डी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं दूसरा मेथड का अप्रोच लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इस तरह से सॉल्व ना करके मैं क्या करता हूँ, इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करता हूँ। मैं पहले, क्योंकि इस सिंगल फोर्स का जो मोमेंट आएगा पॉइंट ए के अबाउट, इसके कंपोनेंट्स का दोनों का निकाल करके अगर जोड़ दूंगा तो भी वो उतना ही होगा, ठीक है। इस तरह से मैं क्या करता हूँ, इस 10 न्यूटन का जो फोर्स है उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करता हूँ। तो जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ क्या हो जाएगा, कॉस कंपोनेंट आएगा। तो 10 cos 45 इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, 10 cos 45 इस डायरेक्शन में आएगा, और 10 sin 45 इस डायरेक्शन में आएगा। इधर 10 cos 45, इधर 10 sin 45, इसको हटा देता हूँ मैं। तो इस तरह से मैं क्या कर दिया, इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। अब देखिए ये 10 cos 45 है, तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे बिंदु का, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि 3 मीटर है। तो इसके लिए, इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 मीटर है, और इस फोर्स के लिए अगर देखेंगे, देखिए ये है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, तो ये 2 मीटर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। इस फोर्स के लिए 3 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस फोर्स के लिए 2 मीटर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो हम इस फोर्स को कंसिडर करते हैं और मोमेंट निकाल देते हैं। तो मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू दिस फोर्स इंटू 3, दिस फोर्स इंटू 3, और ये किस दिशा में घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये देखिए इस पॉइंट के अबाउट लूंगा तो ये क्लॉक वाइज दिशा में घुमाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये जो है इसको इस दिशा में ऐसा घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये क्लॉक वाइज दिशा में घुमाने की कोशिश कर रहा है। देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा है डायरेक्शन, तो क्या करेंगे, ये फोर्स कैसे घुमाएगा ऐसा जानना है यदि, तो इस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर एक कील ठोक दीजिए, ठीक है। कील ठोकने के बाद इसमें एक फोर्स इस तरह से यहाँ पर लीजिए, एक फोर्स लीजिए यहाँ पर, आपको पता चल जाएगा कि ये इस तरह से मुड़ेगा। तो इसका डायरेक्शन, ये किस तरफ रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही इस पॉइंट के अबाउट ये जो फोर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, तो दोनों का डायरेक्शन अलग है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ये हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये आ रहा है आपका 15√2 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज आ रहा है। अब इस फोर्स की वजह से 10 sin 45 की वजह से देखते हैं इस पॉइंट पर मोमेंट, तो क्या हो जाएगा, 10 sin 45 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10√2 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। तो इन दोनों का क्या होगा, देखो जब भी ये कपल और वेक्टर फोर्स की तरह इसका वेक्टर सम होता है ना, डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते इसको, सेम डायरेक्शन में है तो ही डायरेक्ट जुड़े, मतलब प्लस होगा, नहीं तो फिर अलग अलग डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से क्लॉकवाइज को यदि पॉजिटिव लेता हूं मैं, क्योंकि क्लॉकवाइज बड़ा है इसलिए मैं कंसिडरिंग क्लॉकवाइज जो है उसको मैं क्या लेता हूं, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू, इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, नेट मोमेंट जो आएगा पॉइंट ए के अबाउट वो 15√2 माइनस 10√2 इक्वल टू 5√2 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि बड़ा किस में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5√2 न्यूटन मीटर का आपका मोमेंट आएगा, है ना। यहाँ पे डिस्टेंस को इस 10 न्यूटन से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इतना ही आपका आंसर आएगा। तो ये हो गया ऑल अबाउट द वेरिगेंस थ्योरम। आपको वीडियो पसंद आया होगा उम्मीद करता हूँ, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। धन्यवाद।